हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विथ अजीत के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपसे बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। आज की जो हमारी चर्चा होने वाली है वह पार्ट ऑफ लूम। पार्ट ऑफ लूम आपकी परीक्षा की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी वर्ष का टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ का पेपर उठा के देखिए, कहीं ना कहीं से आपसे लूम से एक दो क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। तो आपके लिए लूम बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसे हम लोग समझते हैं पार्ट ऑफ लूम को, इसके एक एक भाग को समझेंगे और उसे कुछ इस तरह से समझने का प्रयास करेंगे जो लंबे समय तक बना रहे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जब हम पार्ट ऑफ लूम की बात करते हैं तो इसके हम पार्ट को देखेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लूम बना हुआ है, यहाँ पे लिखा गया है वार्प बीम। आपको पता है कि वार्प और वेप्ट आप लोग देखते हैं, वार्प देखते हैं और आप लोग देखते हैं वेप्ट। वार्प का मतलब ही होता है ताना और वेप्ट का मतलब होता है बाना। अब ताने बाने की बात आती है तो जब हम वस्त्र निर्माण की बात करते हैं तो वस्त्र निर्माण की बात, कपड़ा बुनने की बात आती है तो वहाँ पे ताना बाना आ जाता है। ताना जो होता है, ताने को समझने के लिए आप यही जानिए कि लूम पर जो वर्टिकल होता है, जो सीधा रेशा होता है, वर्टिकल रेशा होता है, धागा होता है, उसको ताना के नाम से जाना जाता है। और यदि हम कपड़े की बात करें तो कपड़े में जो मजबूती को ग्रहण करते हैं, जो कपड़ा हमारा कितना मजबूत है, वह डिपेंड करता है ताने की मजबूती पर। यानी कि कपड़ा निर्माण में आपका जो कपड़े की बुनाई हो रही है उसमें जो आपकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह आपका कौन सा है? आपका ताना है। अब जान लीजिए कितना महत्वपूर्ण है कि जैसे कि हम लोग जब ऊन को पढ़ते हैं तो ऊन के स्रोत को देखते हैं कि आप लोग देखते हैं कि होगेट का ऊन होता है, लेलो का ऊन होता है, मेमना का, सारे ऊन पढ़ते आप लोग हैं। लेकिन जो उसमें होगेट का ऊन हुआ करता है, देखते हैं आप लोग है जब मेमने का बच्चा 14 माह का हो जाता है, अर्थात वह कुछ परिपक्व हो जाता है, उसके बाल परिपक्व हो जाया करते हैं, मजबूत हो जाते हैं, कोमलता को लिए हुए मजबूती को ग्रहण कर लेता है, तो सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि वह से उससे जो प्राप्त हमारा ताना का धागा होगा वह मजबूत होगा। इसी की दृष्टि से इसको लिया जाता है। और आप लोग देखते हैं कि अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें तो लूम पर जो हमारा वर्टिकल धागा लगा होता है उसी को ही हम लोग ताने के धागे के नाम से जानते हैं। वहीं पर जब बाने की बात आती है, वेप्ट की बात आती है, तो बाने का धागा भराई का धागा होता है। और जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भराई का धागा है यही आपका वेप्ट है। और अगर हम वेप्ट की बात करें तो यहाँ पे एक आपका यंत्र हुआ करता है और इसी के बीच में आपका, इसको बोलते हैं शटल, यहाँ पे रील के माध्यम से लगा दिया जाता है और इसको ऊपर नीचे किया जाता है। और यह जो है आपका भराई का धागा हुआ करता है, इसको उतना मजबूती की आवश्यकता इसमें नहीं होती है अपेक्षाकृत ताना के। यानी कि जो सबसे मजबूत धागा होना चाहिए वह ताना का होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों ने वार्प और वेप्ट को देखा, समझे भी होंगे कि वार्प जो वर्टिकल है और जो वेप्ट है वह आपका हॉरिजॉन्टल है। सबसे पहले आता है वार्प बीम, यानी कि एक ऐसी बीम जिसपे ताने का धागा व्यवस्थित किया गया हो। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे ऊपर जो वार्प बीम है यानी कि बाने की बीम है, ताने की बीम है, इस पे सिर्फ ताने का धागा ही व्यवस्थित किया गया है एक समान दूरी पर। और ऐसी बीम जिसपे ताने के धागे को व्यवस्थित किया जाता है उसी को ही वार्प बीम के नाम से जानते हैं। तो वार्प मतलब ताना और बीम मतलब बीम। ऐसी बीम जिसपे ताने का धागा व्यवस्थित हो उसी को वार्प बीम कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछता यहाँ से है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे बना है हार्नेस। हार्नेस आपका एक लकड़ी की संरचना होती है और इस लकड़ी की संरचना पे ऊड का बना होता है। ऊड की संरचना पे असंख्य, यानी कि बहुत सारे, असंख्य नहीं बल्कि बहुत सारे आपके तार लगे हुए होते हैं। और ये जो तार लगे हुए होते हैं इनके ऊपरी सिरे पर, इनके मुख पर छिद्र बना होता है और उसी छिद्र को ही हैंडल के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं आप इस प्रकार से जानिए, जैसे कि हम लोग देखते हैं सुई, आप लोग देखते हैं कि सुई से कपड़ा सिलने के लिए जो हम लोग नॉर्मली हाथ से यूज करते हैं सुई, देखते हैं कि उसके किनारे पर छिद्र बना होता है और उस छिद्र से धागा निकलता है। और जब हम कपड़े से उसको क्रॉस कराते हैं, निकालते हैं, डालते हैं तो देखते हैं कि हमारी जो है कपड़ा जो सिलता हुआ चला जाता है। तो आपको पता है कि उसी प्रकार से जो आपका हार्नेस है, हार्नेस एक लकड़ी की संरचना है और इसी पर लगा हुआ है तार और तार में है छिद्र। जो तार में छिद्र है उसी को हम लोग हैंडल के नाम से जानते हैं। और इसी से हैंडल से, प्रत्येक हैंडल से, यानी कि जो उसमें छिद्र बना हुआ है, प्रत्येक से एक ही ताने का धागा आता है, एक ही ताने का धागा आता है।
अभी बात आती है, जब हम लोग देखते हैं कि हार्नेस की बात करते हैं तो शादी बुनाई के लिए यानी कि किसी भी प्रकार के कपड़े की बुनाई करना है तो आपसे पूछता है क्वेश्चन सीधा कि कपड़े की शादी बुनाई या कपड़े की बुनाई करने के लिए मिनिमम कितने हार्नेस की आवश्यकता हुआ करती है। आपसे हार्नेस पूछ दे तो कपड़े की बुनाई के लिए मिनिमम 2 हार्नेस की आवश्यकता हुआ करती है। 2 हार्नेस की आवश्यकता क्यों हुआ करती है? क्योंकि जो आपका हार्नेस हुआ करता है, हार्नेस में लगा होता है आपका हैंडल, और हैंडल के माध्यम से ही आपका ताने का धागा आता है। 2 इसलिए लगा होना, 2 हार्नेस की इसलिए मिनिमम आवश्यकता होती है क्योंकि जब तक हम सम और विषम ताने के धागे को व्यवस्थित नहीं करेंगे तब तक उसमें से हमारा बाना अच्छे से क्रॉस नहीं हो पाएगा। अच्छे से क्रॉस होने का तात्पर्य यही है कि अगर हम इसमें कम से कम 2 ना यूज करेंगे बल्कि एक यदि हम यूज करें तो देखेंगे आप लोग जब उसकी बुनाई करेंगे तो बल्कि आपका एक ताना दबेगा और एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर नीचे की प्रक्रिया आप लोग नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसी प्रक्रिया को प्राप्त करने के लिए ऊपर नीचे जिससे कि एक व्यवस्थित क्रम में आपका बाना जाए, इसके लिए मिनिमम 2 धागों की आवश्यकता होती है। और आप लोग देखते हैं जो हमारी शादी बुनाई हुआ करती है इसमें एक ताना ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर नीचे, एक ऊपर नीचे, इस तरह से व्यवस्था हुआ करती है। इसीलिए मिनिमम जो है 2 हार्नेस की आवश्यकता होती है। जैसे कि यहाँ पर देखें, आप देखिए अगर हमें शादी बुनाई करना है तो हमने यहाँ पे बाने को इसके ऊपर से ले गए, पुनः जो है अब इसके नीचे से ले गए, अब यहाँ पर ऊपर से ले गए, पुनः नीचे से ले जाएंगे, पुनः ऊपर से और पुनः यहाँ से नीचे से। अब अगले की बात आएगी, पुनः अगला हम यहाँ से इसके नीचे से ले जाएंगे, पुनः ऊपर से, पुनः जो है नीचे से, पुनः जो है ऊपर से, पुनः नीचे से और पुनः ऊपर से। तब आप देखेंगे एक बार जो ताने का धागा एक बार दब रहा है, एक बार ऊपर हो रहा है। तो इसी प्रक्रिया से हमारी जो बुनाई, शादी बुनाई हुआ करती है। अर्थात जो है शादी बुनाई के लिए मिनिमम 2 हार्नेस की आवश्यकता होती है। और एक आपके हार्नेस में जो आपके सम ताने हुआ करते हैं उसमें जो आपके हेडल हुआ करता है उसके हेडल से सम ताने गुजरते हैं, जबकि वहीं पर जो दूसरा हार्नेस हुआ करता है इसके जो आपके हेडल हुआ करते हैं इसमें से विषम ताने गुजरते हैं, जिससे कि उनको इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि आगे पीछे करने पर उनके बीच में गैप हो जाता है। जब तक गैप नहीं होगा, जब तक उनके बीच में जगह नहीं बनेगी तब तक हम शटल को गुजार नहीं पाएंगे, और जब तक शटल उसमें से गुजरेगा नहीं तब तक जो है हमारे कपड़े का निर्माण, हमारी बुनाई की प्रक्रिया हो नहीं पाएगी। तो इसको शटल को हमें इसके बीच से गुजारना है। अब जब शटल को हमें गुजारना है और पता हमें है कि शटल के बीच से ही हमारा जो है, शटल के माध्यम से ही हमारा बाने का धागा यहाँ से दाएं से बाएं, बाएं से दाएं आ जा रहा है, तो इसके लिए हमें जगह बनानी होगी। चलिए, तो आपका ये हो गया वार्प बीम, ये आपका हो गया हार्नेस। हार्नेस में जो लगा हुआ है तार, और तार के किनारों पर है छिद्र जिससे से प्रत्येक छिद्र से एक ही ताना गुजर रहा है। उस छिद्र को, वह जो तार है उसको कहते हैं हैंडल। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एक और संरचना बनी है, इसको कहती है रीड। यहाँ पे रीड है कंघी, लेकिन आप लोग जब देखते हैं कार्डिंग कॉम्बिंग देखते हैं तो वहाँ पर भी आप लोग देखते हैं कंघी करना, लेकिन जब हम इसमें हम लूम की बात करते हैं तो इसमें कंघी करने को रीड कहा जाता है। और यह रीड इसका काम होता है कि जब हम लोग शटल के माध्यम से बाने के धागे को दाएँ से बाएँ करते हैं तो इसी बाने के धागे को व्यवस्थित करता है, ठोक पीट कर बैठाने का काम करता है। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि गांव में आप लोग देखे होंगे कुछ लोग बांस से बड़े बड़े बांस के टोकरी का निर्माण करते हैं, तो उसमें आप लोग देखते हैं कि एक संरचना होती है, पहले ऐसे लोग निकालते हैं, फिर उस पर से जो है ऐसे बजाते हुए चले जाते हैं। तो वहाँ पर लोग देखते हैं कि किसी डंडे के माध्यम से या हंसी के माध्यम से वो ठोकते बैठाने का काम करते हैं, वही वहाँ पर उससे किया जाता है। लेकिन जब कपड़े बुनाई की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है एक संरचना बनी होती है कि इस प्रकार संरचना बनी होती है जो उनके तानों के बीच से आती है इस प्रकार से, और इसको हमेशा जो है ठोकता हुआ चला जाता है, बैठाता हुआ चला जाता है, जिससे बाने का धागा व्यवस्थित हो जाता है। अब इसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कपड़े की बुनाई हो रही है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि एक संरचना इस तरह बनी है, यहाँ पे इस तरह से संरचना होती है, आगे कुछ नुकीला, और यहाँ पे बीच में कुछ व्यवस्थित किया जाता है। यहाँ पे रील लगी होती है और यहाँ से इसको रील से धागे निकलने की व्यवस्था होती है। इसी के बीच में रील को व्यवस्थित कर दिया जाता है। अब जब इसको हम गुजारते हैं तो यहाँ से जैसे इसको आगे करेंगे इस पर दाब आएगा, यहाँ से धागा निकलता हुआ चला जाता है और यहाँ से यहाँ ले जाते हैं, पुनः यहाँ से घूम करके हमारा यहाँ तो यह आपसे पूछता है कि किस यंत्र के माध्यम से हम लोग बाने को दाएं से बाएं करते हैं, तो आपका यंत्र का नाम है शटल।
ठीक, सटल। अब यहाँ पर देख रहे हैं आपको सबसे नीचे एक आपको बीम दिख रही है जिसपे यहाँ पे ताना था और यहाँ पे बाना दाएं से बाएं होते हुए, यानी कि कपड़े की बुनाई हो गई और इस कपड़े को लपेटता है एक ऐसा बीम जिस पे कपड़ा हमारा लपेटता हुआ चला जा रहा है, इसी को ही क्लॉथ बीम के नाम से जाना जाता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये व्यवस्था समझ में आ गई होगी कैसे है। तो चलिए अब देखिए कुछ शब्दावलियाँ हैं, जैसे कि आप लोग जब इसके हम पार्ट ऑफ लूम की बात करते हैं, आप लोग देख रहे हैं कपड़ा बन रहा है, इसकी ठोकाई हो रही है, रीड के माध्यम से इसको व्यवस्थित किया जा रहा है, तो इसमें कुछ दोष भी आ जाते हैं और कुछ संपूर्ण प्रक्रिया के नाम भी हैं, उसको भी देख लिया जाए। यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं सीडिंग, सीडिंग की जब बात आती है तो जब सीडिंग की बात करते हैं तो हार्नेस को ऊपर नीचे करने का कारण सिर्फ यही है क्योंकि हार्नेस को जब तक हम ऊपर नीचे नहीं करेंगे तब तक वह हमारे शटल को गुजरने के लिए रास्ता नहीं बना पाएगा। यानी कि शटल को गुजारने के लिए हमें हार्नेस को ऊपर और नीचे किया जाता है जिससे वह शटल को लिए एक सुगम रास्ता दे पाए, और इसी संपूर्ण प्रक्रिया को ही शेडिंग के नाम से जाना जाता है। शेडिंग की बात समझ में आ गई होगी। यह हो गया आपका शेडिंग, यानी कि शटल को गुजारने के लिए रास्ता बनाना, यानी कि हार्नेस की सहायता से जिसको ऊपर नीचे किया जाता है, और इसी प्रक्रिया को ही शेडिंग के नाम से जानते हैं। वहीं पर आपकी दूसरी शब्दावली है पिकिंग, पिक। अब देखिए पिकिंग क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर आपका शटल है, शटल यहाँ से आपके बाएं से दाएं गया, यहाँ पर आ गया, अब पुनः जब यहाँ से यहाँ पर पुनः अपने पूर्व स्थित पर आ जाता है तो इसी एक पूर्ण चक्र को ही पिक के नाम से जाते हैं। इस प्रक्रिया को पिकिंग के नाम से, जबकि यहाँ से शटल चला और पुनः दाएं आया, पुनः दाएं से बाएं, अपनी की पूर्व अवस्था तक, जहाँ से चला वहाँ तक जब पूर्व अवस्था तक प्राप्त कर लेता है, उससे एक संपूर्ण प्रक्रिया को ही पिक के नाम जानते हैं। आप कंफ्यूज हो सकते हैं पिक और पिकिंग को लेकर के। तो यह जो शटल के दाएं से बाएं की प्रक्रिया हो रही है, इस संपूर्ण प्रक्रिया को पिकिंग कहते हैं। जबकि एक चक्र, यानी कि बाएं से चला दाएं गया, दाएं से चला बाएं आ गया, इस एक चक्र को पिक के नाम से जानते हैं। आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है पिक क्या होता है, तो आप लोग ध्यान देंगे पिक आपका कुछ नहीं बल्कि शटल के एक संपूर्ण चक्र को, यानी कि दाएं से बाएं, बाएं से दाएं एक चक्र को हम लोग पिक के नाम से जानते हैं, और इसी की प्रक्रिया ही शटल के दाएं से बाएं आने जाने की प्रक्रिया को ही पिकिंग के नाम से जाना जाता है। वहीं पर आपका तीसरी शब्दावली है बीटिंग। आप लोग देखते हैं कि बीटिंग प्रोसेस आप लोग देखते हैं लिनन में कि वहाँ पर था कि उसकी परिसज्जा होती है, इस पर रेशों पे चमक आ जाती है, और उसका जो वास्तविक आकार होता है, हम लोग लिनन की जब बात करते हैं तो गोल हुआ करता है। उसको चपटा करने के लिए बीटिंग प्रोसेस किया जाता है, उसको पीटा जाता है, कूटा जाता है। लगभग 30 से 60 घंटे देखते हैं उसकी कुटाई चलती है, तब उस पर चमक और जो है उसका आकार चपटा होता है। तो लेकिन यहाँ पर जब हम बीटिंग की बात करते हैं तो इस जो बाने का धागा है इसको पीटा जाता है, इसको दबाया जाता है, इसको व्यवस्थित किया जाता है। ये देखिए जो आपका रीड है, इसी रीड के माध्यम से इसको दबाने की व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को ही बीटिंग के नाम से जाना जाता है। अगला आपका आता है टेकिंग अप, लेटिंग ऑफ। टेकिंग अप, लेटिंग ऑफ। टेकिंग अप यानी कि टेक माने टेकिंग अप लेना, यानी कि जो आपके कपड़े का क्लॉथ बीम है, क्लॉथ बीम पर कपड़े को लपेटना। लेटिंग ऑफ ताने को ढीला करना, कपड़े के बीम पर कपड़े को लपेटना, ताने को ढीला करना, इसी संपूर्ण प्रक्रिया को ही टेकिंग अप एंड और लेटिंग अप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि बो और आपका स्क्यू, बो और स्क्यू की बात करें तो जब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे कपड़े की बुनाई की प्रक्रिया चल रही है, कपड़ा बुना जा रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी कपड़ा बुना जा रहा हो उसमें वह दोष रहित हो, उसमें दोष भी हो सकता है। अब जब दोष की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग दो दोष देखने को मिलता है। आपको पता है कि इसी दोष के कपड़े के जो तिरछा आकार हुआ करता है, जो हमारा ग्रे गुड्स हुआ करता है, ग्रीस गुड्स होता है, कच्चा कपड़ा होता है, उस पर दोष भी होते हैं। आप लोग देखते हैं टेंटरिंग प्रोसेस किया जाता है, उसके आकार को, लंबाई चौड़ाई को व्यवस्थित करने के लिए आपकी जो परिसज्जा की जाती है उसका नाम है टेंटरिंग। अब आपको जाता है भूल, इसीलिए ट्रिक थोड़ा मेरे समझ लीजिए। टेंटरिंग आप लोग देखते हैं कि लोग टेंट लगाते हैं, टेंटरिंग टेंट लोग लगाते हैं। टेंट में क्या किया जाता है, टेंट में जो उसका पर्दा हुआ करता है, कपड़ा होता है, उसी को तो व्यवस्थित किया जाता है।
जिससे वह एक चौकोर आकृति, मतलब जिस आकृति में देना चाहते हैं, टाइट रहे, चौकोर रहे, अच्छा दिखे, वही तो आपका टेंट है। वहाँ पे यही किया जाता है, कपड़े को जो आपका ग्रे गुड्स है उसके आकार को व्यवस्थित किया जाता है, सही किया जाता है। इसी संपूर्ण प्रक्रिया को, इसी परिसज्जा को टेंटनिंग के नाम से जाना जाता है। तो आप वहाँ से टेंट से टेंटनिंग को जोड़ सकते हैं। चलिए, यहाँ पे जब हम बो की बात करते हैं, स्क्यू की बात करते हैं, हमको पता है कि जो बो का अर्थ होता है आपका होता है धनुष, धनुष। और जब हम धनुष की बात करते हैं तो देखते हैं हमें कुछ इस तरह की संरचना याद आती है, राम की धनुष आ गई। अब वहीं पर जब हम स्क्यू की बात करते हैं, स्क्यू का अर्थ होता है तिरछा, तिरछा। अब देखिए, जब हम बो की बात करते हैं, यानी कि जो बो है, यानी कि हमको दिख रहा है कुछ इस प्रकार से हमको मिल रहा है। जब कपड़ा निर्माण के समय कुछ इस प्रकार से दोष हमारे कपड़े में दिखाई देता है। अब वह दोष किस प्रकार का है, देखिए यहाँ पे आपका यह हो गया ताने का धागा। अब देखिए बाने का धागा है इस प्रकार से, यानी कि बीच में उभरा हुआ, यानी कि आप लोग देखेंगे किनारे में बाने का धागा नीचे, जबकि बीच में आपके काफ़ी ऊंचाई को ग्रहण किए हुए है। इसी को कहते हैं बो, ये आपका दोष है। वहीं पर जब स्क्यू की बात आती है तो आप लोग देखते हैं कि इस तरह से आपका स्क्यू का अर्थ होता है तिरछा, यानी कि आपका ताने का धागा हो गया, ताने का धागा। और जब स्क्यू की बात आती है तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। यह आपका है स्क्यू। तो आपको दो दोष देखने को मिलते हैं, और यह दो दोष आपसे बार बार पूछा भी जाता है कि बो क्या होता है और स्क्यू क्या होता है। सीधे सीधे इसका इसी नाम आपको दे करके आपसे पूछ लेता है। तो बो का नाम जानिए कि जब बो की बात आएगी तो इसमें बाना बीच में उभरा हुआ और किनारों पर दबा रहता है, लेकिन जबकि स्क्यू की बात आती है तो वहाँ पर बाने की ताने पर तिरछी अवस्था होती है। जबकि आप लोग देखेंगे नॉर्मली जो आपका बाना है वह आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन में, एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन में है, लेकिन जो आपके दो दोष हैं उसमें आपका एक स्क्यू है और एक आपका जो है बो है। दोनों की अवस्था को आप लोगों ने यहाँ पे जाना। लेकिन जब आपके यहाँ पर पार्ट ऑफ लूम की बात हो रही है, तो जब हम लूम की बात करते हैं तो आपको पता है कि जब लूम का नाम आता है तो लूम चलता है, लूम के लिए चाहिए धागा। और जब धागे की बात आती है तो आपको याद दिला दें, आपसे बार बार पूछा जाता है कि स्पिनिंग यानी कि कताई की विधियाँ, टाइप ऑफ स्पिनिंग, कितनी प्रकार की कताई होती है। टाइप ऑफ स्पिनिंग कताई से पूछता है। तो वहीं पर देखते हैं कि कताई को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सी है, आपकी मैकेनिकल है और आपकी केमिकल देखते हैं। जब हम लोग मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक की बात करते हैं तो इसमें भी आप लोग देखते हैं कि पारंपरिक और आपका सामान्य जनरल, और वहीं पर आप लोग बात करते हैं केमिकल की। लेकिन जब पारंपरिक की बात करते हैं तो यहीं से आपका क्वेश्चन पूछता है। पारंपरिक में आपके दो आते हैं, एक आपका आता है तकली और एक आपका आता है चरखा। यहीं से आपका क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पुरानी धागा कताई की विधि कौन सी है। तो आप लोग उस अवस्था में तकली करेंगे तकली करेंगे। और वहीं पर जब आपके इसकी तकली को ना दे करके और अन्य को दे देता है, जैसे आपका रिंग स्पिनिंग मेथड को दे दिया और ड्राई वेट मेल्ट दे दिया और आपका ओपन एंड मेथड दे दिया, तो उस अवस्था में आप लोग करेंगे रिंग स्पिनिंग मेथड। अगर हम बात करें आपके पारंपरिक की, हमने बात बताया कि तकली और चरखा आता है, लेकिन वहीं पर जो सामान्य विधि की बात करें तो आप लोग देखते हैं कि रिंग स्पिनिंग मेथड। जब रिंग स्पिनिंग मेथड की बात आती है इसमें आप लोग दो देखते हैं, दो फ्रेम का प्रयोग देखते हैं, रिंग फ्रेम और आपका म्यूल फ्रेम। रिंग फ्रेम फिर सारी प्रक्रिया यानी कार्डिंग, कॉम्बिंग, सारी प्रक्रियाएँ जो है एक साथ होती हैं, जबकि म्यूल फ्रेम पर आप लोग देखते हैं कि सारी प्रक्रियाएँ अलग अलग चरणों में होती हैं। वहीं पर अगले की बात आती है सेल्फ ट्विस्ट मेथड, जिसका आविष्कार आपके ऑस्ट्रेलिया में हुआ करता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है। और यह जो होती है, जो म्यूल फ्रेम होता है, जो उस पर सारी प्रक्रियाएँ अलग अलग होती हैं, इससे कहीं ना कहीं 10 गुना ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। और इस पर भी उसी तरह जिस तरह से म्यूल से हमें धागा प्राप्त होता है, उसी प्रकार का उसी क्वालिटी का धागा इससे भी प्राप्त होता है। तो ये दोनों हो गए। और उसके बाद आता है ओपन एंड मेथड। ओपन यानी कि धागा कताई की प्रक्रिया तो प्रारंभ होती है, हम लोग देखते हैं जब भी धागा रेशे की बात करते हैं सबसे पहले देखते हैं कि हमारा होता है कार्डिंग कॉम्बिंग। प्रारंभ तो हो गया क्योंकि दो ही है इसलिए हम दो को ले रहे हैं, जबकि उसकी प्रक्रिया को देखें तो कई सारे आते हैं।
कार्डिंग का मतलब होता है धुनाई, यानी उससे गंदगी को हटाना, निकालना। और कॉम्बिंग का मतलब होता है कंघी करना, सीधा करना, समानांतर करना। तो कार्डिंग की प्रक्रिया होती है, ओपन तो हुआ उसकी प्रक्रिया लेकिन बंद हो गई, ओपन इन मेथड। तो कार्डिंग की होगी प्रक्रिया लेकिन कॉम्बिंग की नहीं होती है। उसके बाद आता है आपका है फ्रिक्शन मेथड, यानी कि फ्रिक्शन यानी कि घर्षण के माध्यम से धागे का निर्माण करना। इसकी प्रक्रिया में भी आपकी कार्डिंग की प्रक्रिया तो होती है लेकिन कॉम्बिंग की प्रक्रिया नहीं होती है। उसके बाद आता है आपका है ट्विस्टलेस मेथड। ये ट्विस्टलेस है, बिना घर्षण, बिना ट्विस्ट के, बिना घुमाव के ही कैसे हम लोग धागे का निर्माण करेंगे। तो इसमें हमें पता है कि हम लोग जो है केमिकल का यूज़ करते हैं, जो उसको जो है बाइंड अप जोड़ने का काम करता है, गोंद का यूज़ करते हैं और जो उसको आपस में जोड़ने का काम करता है। उसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड। इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड में विद्युत के माध्यम से उन रेशों को, छोटे और बड़े रेशों को इलेक्ट्रिक के माध्यम से, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हुए उनको अलग कर लिया जाता है और उससे जो है धागे का निर्माण किया जाता है। और पता आपको है जब वहाँ से छोटा और बड़ा धागा अलग हो जाएगा तो उनसे प्राप्त होने वाला हमारा धागा भी अच्छी क्वालिटी का होगा। वहीं पर जब हम केमिकल मेथड की बात करते हैं तो आप लोग देखते हैं कि ड्राई मेथड, सूखी विधि, वेट मेथड, गीली, और मेल्ट यानी कि पिघलाकर, और आपका तीसरा आता है बायो कंपोनेंट। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और यदि आपको कंफर्म हो जाए और आपको कुछ आपके ज्ञान में इन्हेंस हो जाए तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए, जिससे हम आपके लिए निरंतर कार्य कर पाएँ। धन्यवाद।